मुक्ता, उठो, 7 बज गए हैं और अभी तक तुम सोई हुई हो। सोने दो ना विवेक, आज संडे है। पता है मुझे आज संडे है, पर तुम भूल गई हो कि आज महिमा आने वाली है। उसे लाने नहीं चलना है क्या? लेकिन मुक्ता कहने लगी कि वो चला जाए, उसे बहुत नींद आ रही है। अरे ये क्या बात हुई, बुरा लग जाएगा उसे। चलो उठो, तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर विवेक किचन की तरफ चला गया। ये महिमा की बच्ची भी ना, नींद पर पानी फेर दिया मेरे। एक दिन तो छुट्टी मिलती है आराम से सोने के लिए, वो भी इस मैडम ने बिगाड़ दिया। मन ही मन बुदबुदाते हुए मुक्ता बाथरूम में घुस गई और जब तक वो फ्रेश होकर निकली, विवेक चाय के साथ बिस्किट लेकर हाजिर हो गया। महिमा की ट्रेन सुबह 9:45 पर थी, लेकिन गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं होता कि कभी कभी वो वक्त से पहले भी आ जाती है। यह सोचकर विवेक घर से 1 घंटा पहले ही निकल गया, क्योंकि करीब 20 से 25 मिनट तो उसे स्टेशन पहुंचने में ही लग जाएगा। लंबी सी जमुआई लेते हुए मुक्ता बोली, विवेक क्यों इतनी जल्दी निकल आए हम घर से? गाड़ी आने में तो अभी 1.5 घंटा बाकी है। इतनी देर कहाँ बैठेंगे हम, बताओ? तुम भी ना बहुत हड़बड़ाते हो, क्योंकि उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। छुट्टी के दिन वो 12 से 1 बजे से पहले कभी नहीं उठती है, लेकिन आज उसे सुबह 7 बजे ही उठना पड़ गया तो भरना उठी। मुक्ता को गुस्साते देख विवेक कहने लगा कि वो चाहे तो जाकर पीछे वाली सीट पर सो सकती है, पर उसने नहीं चलेगा कहकर मना कर दिया और बाहर खिड़की से झांक कर देखने लगी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा के झोंके से उसकी नींद कहाँ फुर्र हो गई पता ही नहीं चला। महिमा के आने से मुक्ता भी बहुत खुश थी, और वो भी क्यों ना, आखिर वो उसकी छोटी बहन है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब 1 हफ्ते बाद ही अपने पापा के साथ चली गई थी, लेकिन इस बार वो यहाँ रहने का लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है। देखो, सही कहा था ना मैंने, ट्रेन अपने वक्त से पहले आ रही है। ट्रेन आने की घोषणा सुन विवेक ने कहा। स्टेशन पर मुक्ता और विवेक को खड़े देख महिमा का चेहरा खिल उठा। बहन से मिलते ही भींच कर उसे गले लगा लिया और फिर विवेक से हाथ मिलाकर उसका हाल चाल पूछा, तो हंसते हुए उसने जवाब दिया कि वो ठीक ठाक है। क्या बात है महू, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर और स्मार्ट दिखने लगी है। बहन के गालों को प्यार से थपथपाते हुए मुक्ता बोली, क्यों विवेक, देखो तो महू पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी है ना, रूप निखर रहा है इसका। क्या लगाती है फेयर एंड लवली या देशी नुस्खा? देशी नुस्खा दी हंसते हुए महिमा ने कहा। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ जीजू इतने दुबले क्यों हो गए हैं? क्या आप इन्हें ठीक से खिलाती पिलाती नहीं हो? महिमा ने बहन को उल्हाना दिया तो विवेक को भी मौका मिल गया। हाँ, सच कह रही हो महू, तुम्हारी दीदी बिल्कुल मुझ पर ध्यान नहीं देती है, तभी तो देखो कितना दुबला पतला बेचारा सा हो गया हूँ मैं। महिमा का सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर विवेक बोला, मैं कुछ खिलाती पिलाती नहीं, पर अब तू आ गई है ना तो खिला पिला खूब, बना बना कर अपने जीजू को। हंसते हुए मुक्ता बोली। फिर पूरे रास्ते वो पटना और वहाँ के लोगों के बारे में बताती रही, ये भी कि उसके भैया का प्रमोशन हो गया है और अब वो वहीं पटना आ गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पापा की देखभाल अच्छे से हो पाएगी अब। वैसे पापा की तबीयत तो ठीक रहती है ना? पापा तो बिल्कुल फिट हैं, रोज सुबह सैर और योगा करना नहीं भूलते, खाना भी एकदम कायदे से लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया। सच कहूँ दी, आज हम युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं।
जो अच्छी बात है, लेकिन युवा आज एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में ऐसे भाग रहे हैं कि अपनी सेहत की उन्हें चिंता ही नहीं है। उसकी बात पर मुक्ता ने भी हामी भरी कि वो सही कह रही है, क्योंकि वो भी अपनी सेहत पर कहाँ ध्यान दे पाती है। ऑफिस और घर के बीच ऐसी पिसती रहती है कि अपने लिए उसे समय ही नहीं मिलता। दोनों बहनों को बातों में मशगूल देख पीछे मुड़कर विवेक बोला, अरे भाई, मुझसे भी कोई बात करेगा या ड्राइवर ही समझ लिया है आप दोनों ने मुझे। उसकी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे मेरी प्यारी साली साहिबा, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जीजू, कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर एसी बोगी में तो आराम ही आराम होता है। पता ही नहीं चला कि कब पटना से ट्रेन अहमदाबाद पहुंच गई। वैसे जीजू, आप लग बड़े स्मार्ट रहे हो, एकदम रणवीर सिंह की तरह। ये दी के प्यार का असर है या कोई और बात है? बताओ बताओ। पहले तो थैंक यू मुझे स्मार्ट बोलने के लिए। फिर बता दूं साले साहिबा की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी मुझे छोड़ती ही नहीं, जो जरा इधर उधर झांकू भी। वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। अपनी तारीफ सुन महिमा मुस्कुरा पड़ी। बात कहते हुए वो खिड़की से बाहर भी देख रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, घर, कंपनियां, मॉल देख देख कर उसकी तो आंखें ही चुदिया रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से टावर के पास आकर रुक गई। वाह जीजू, आपका ये घर तो पहले वाले घर से भी बड़ा है। घर में कदम रखते ही महिमा की आंखें चमक उठी। और ये बालकनी तो देखो, जैसे एक कमरा ही हो। वाह, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है बाहर का। बहुत मज़ा आता होगा ना आप दोनों को यहाँ बैठकर चाय पीने में। और वहाँ पटना में एक हमारा घर, बस खिड़की और दरवाजे से ही झांकते रहो। और इंसान भी वहाँ के इतने बोरिंग और इरिटेटिंग की पूछो मत। लड़की देखी नहीं कि घूरने लगते हैं, जैसे खा ही जाएंगे। इसलिए पापा भैया मुझे घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं। उसकी बात पर चुटकी लेते हुए विवेक बोला, अब लड़के तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को नहीं घूरेंगे तो फिर किसे घूरेंगे? लेकिन तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया महिमा। बेचारे अब उन लड़कों का क्या होगा, किसे घूरेंगे अब वे? विवेक की बातों पर मुक्ता को भी जोर की हंसी आ गई। ले लो मजे आप दोनों भी। झूठा गुस्सा दिखाते हुए महिमा बोली, चलो अब बाकी बातें बाद में, पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। कहकर मुक्ता किचन में चली गई और महिमा फ्रेश होने। यहाँ का बड़ा और साफ सुथरा बाथरूम देखकर महिमा का मन खुश हो गया। मन तो किया कि झरने के नीचे खड़े होकर पहले खूब नहा ले, लेकिन मुक्ता ने आवाज दी तो वो बाहर आ गई। दोनों को चाय देकर मुक्ता अपनी भी चाय लेकर बालकनी में आ गई और चाय के साथ बातों का सिलसिला चल पड़ा। मुक्ता पटना और वहाँ के लोगों के बारे में खैर खबर लेती रही और महिमा यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगी। इसी बीच जीजा साली में नोक झोंक और हंसी मजाक भी चलता रहा। शाम को तीनों बाहर घूमने को निकल पड़े और बाहर से ही खा पी कर देर रात वापस आए। अब इसी तरह इनकी रूटीन लाइफ बन गई थी। हर छुट्टी वाले दिन ये लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल पड़ते थे। जीजा साली का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन इनमें लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक भी चलती रहती है। ठीक उसी तरह महिमा और विवेक का रिश्ता था। अक्सर दोनों में नोक झोंक और शरारतें होती रहती थी, लेकिन उनके बीच एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान भी बहुत था। दोनों अक्सर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, जिससे घर में मनोरंजन बना रहता था। महिमा के
बचपने पर कभी कभार मुक्ता उसे डांट देती तो आगे बढ़कर विवेक उसका बचाव करता और कहता कि खबरदार, कोई उसकी प्यारी साली को डांट नहीं सकता। कभी अपने पापा को याद कर महिमा उदास हो जाती तो विवेक उसे बातों में बहलाता। जब कोई फैमिली मीटिंग या पार्टी वगैरह में महिमा बोर होने लगती तो विवेक उसे बोर नहीं होने देता था। कितना भी व्यस्त क्यों ना हो अपने काम में, महिमा के मैसेज का रिप्लाई वो जरूर करता था। महिमा को कॉलेज से आने में जरा भी देर हो जाती वो फोन करने लगता था। उसके ऐसे व्यवहार से मुक्ता खींच भी उठती थी। क्या वो बच्ची है जो गुम हो जाएगी? और ये बिहार नहीं गुजरात है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी विवेक को महिमा की चिंता लगी रहती थी जब तक कि वो घर वापस नहीं आ जाती। महिमा को वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। महिमा भी अपने बहन बहनोई का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी गृहस्थी में खुशियां बनी रहे, यही उसकी कामना होती थी। कभी किसी बात पर विवेक और मुक्ता में कहासुनी हो जाती और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते। तब महिमा ही दोनों के बीच सुलह कराती थी, वरना तो इनके बीच कई कई दिनों तक बातचीत बंद रहती थी। जानती थी महिमा की गलती उसकी बहन की ही होती है ज्यादातर, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं होती। जिद्दी है एक नंबर की शुरू से ही। मुक्ता जितनी गुस्सैल स्वभाव की है, विवेक उतना ही सरल और शांत स्वभाव का। तभी तो महिमा अपना कोई भी सीक्रेट बहन को न बताकर विवेक को बताती थी। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना हो या कहीं घूमने, वो विवेक को बताकर ही जाती और विवेक भी उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखता था। लेकिन चेताता जरूर कि वो अपना ख्याल रखे। जमाना ठीक नहीं है, इसीलिए किसी पर ज्यादा भरोसा ना करे। वक्त पर घर आ जाया करे। वो हमेशा महिमा का हौसला बढ़ाता और उसकी पढ़ाई की तारीफ करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता। महिमा विवेक से अपने दिल की बात खुलकर कह पाती थी, कोई संकोच नहीं होता था उसे। लेकिन बहन से कुछ कहते उसकी रूह कांपती थी। दरअसल महिमा ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहती थी, मगर उसके पापा इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो तो अब महिमा की शादी करने की सोच रहे थे। महिमा की मां नहीं थी, इसलिए उसके पापा अपने जीते जी महिमा का ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। मगर महिमा अभी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इस बात के लिए अक्सर बाप बेटी में टंटा होता रहता था। महिमा के पापा का कहना था कि शादी के बाद जो करना है करे। वो तो अपनी बड़ी बेटी मुक्ता के बारे में भी ऐसे ही राय रखते थे कि लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, उनका काम तो घर और बच्चे संभालना होता है। लेकिन शादी के बाद विवेक ने मुक्ता को आज़ादी दी कि वो जो चाहे कर सकती है। चलो, मुक्ता को विवेक जैसा सुलझा हुआ पति मिल गया, लेकिन महिमा के साथ ऐसा नहीं हो पाया तो। और अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आज औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। इसी बात को जब विवेक ने महिमा के पापा यानी अपने ससुर को समझाया तो वो मान गए और आगे की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। विवेक ने ये भी कहा कि वे चिंता ना करें, क्योंकि अब महिमा उनकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ आने के कुछ वक्त बाद ही महिमा का एडमिशन अहमदाबाद के एक अच्छे से कॉलेज में हो गया। सुबह तो वो अपनी बहन मुक्ता के साथ ही कॉलेज के लिए निकल जाती और शाम को उधर से ऑटो या कैब से ही घर आ जाती थी। लेकिन फिर रास्ता समझ आने के बाद खुद ही वो स्कूटी से कॉलेज आने जाने लगी थी। मुक्ता को तो सुबह उठने की आदत नहीं थी, इसलिए
विवेक को अकेले ही वॉक पर जाना पड़ता था। लेकिन जब से महिमा यहाँ आई है, विवेक को एक कंपनी मिल गई। दोनों सुबह वॉक पर निकल जाते और गप्पे मारते हुए उधर से दूध सब्जी वगैरह लेकर वापस आ जाते। आने के बाद दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाते, तब जाकर मुक्ता उठती थी। तू तो और भी फिट हो गई वॉक कर करके। चाय का घूंट भरते हुए मुक्ता बोली, अच्छा है विवेक को भी कंपनी मिल गई। मैं तो कहती हूँ दी कि आप भी वॉक पर चला करो, अच्छा लगेगा। ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए महिमा बोली। तो हंसते हुए विवेक बोला, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दीदी को नींद ज्यादा प्यारी है। ऐसी बात नहीं है, कल से दी हमारे साथ चलेंगी। क्यों दी, चलेंगी ना? मगर मुक्ता ने ये बोलकर दोनों को चुप करा दिया कि बकवास मत करो ज्यादा, उसे वॉक की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फिट है। वाह क्या कॉन्फिडेंस है, हवा में हाथ लहराते हुए महिमा बोली। लेकिन मुक्ता का भाव देख सकपका कर चुप हो गई। इसी तरह महिमा को यहाँ आए 1 साल पूरा हो गया और अब वो पढ़ाई के दूसरे साल में चली गई थी। उसका तो मन था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद यही अहमदाबाद में ही उसे नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ का रहन सहन उसे बहुत भाने लगा था। मगर उसके पापा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आज सुबह से ही विवेक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो ऑफिस से घर जल्दी आ गया। जीजू आप ठीक तो है ना? विवेक को सिर पर हाथ रखे देख महिमा ने पूछा। तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस जरा सिर भारी सा लग रहा था, इसीलिए घर आ गया। आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, कहकर वो तुरंत विवेक के लिए चाय बना लाई और उसके सिर में तेल की मालिश करने लगी तो उसे जरा अच्छा लगा। अरे विवेक क्या हुआ तुम्हें? उसे सोता देख मुक्ता बोली, अच्छा छोड़ो, सुनो मेरी बात, एक खुशखबरी है कि मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है। मैंने बताया था ना कि मेरे ट्रांसफ़र की बात चल रही है। मैंने तो हाँ बोल दिया, पर मुक्ता मेरी तो तबीयत। बोलते बोलते विवेक को जोर से खांसी आ गई। विवेक को खांसते देख दौड़कर महिमा पानी लेकर आई और पिलाया, फिर सहारा देकर उसे लेटाया। तब जाकर उसकी खांसी कम हुई। क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो ना? मुक्ता ने पूछा तो महिमा ने उसे इशारों से चुप रहने को कहा कि ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले विवेक को आराम करने दो, क्योंकि जब से वो ऑफिस से आए हैं तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है उनकी। पर हुआ क्या है बताओ तो? अपनी आंखें अजीब सी घुमाती हुई मुक्ता बड़बड़ करने लगी कि जरूर बाहर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जरूरत क्या है बाहर का खाना खाने की, लेकिन क्या अभी ये सब बातें करने का वक्त था? महिमा जितना उसे इशारों से चुप रहने को बोल रही थी, उतना ही वो बड़बड़ाती जा रही थी। हैरान थी महिमा की कैसी औरत है ये, इसे अपने पति की तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है। जीजू अब कैसा लग रहा है आपको? विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए महिमा बोली। सच में बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अपनी बहन पर कि जरा पूछती तो क्या हुआ है। नहीं बस अपनी ही पड़ी है। जीजू कुछ लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए? क्योंकि ऑफिस में भी आपने लंच नहीं किया। लेकिन इशारों से विवेक ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो आराम करना चाहता है। ठीक है कहकर महिमा ने एक चादर ओढ़ा दिया। देखा तो मुक्ता जाने किससे बातें कर रही थी। महिमा को देखते ही फोन रखकर पूछने लगी कि अब विवेक कैसा है? ठीक है दीदी, आराम कर रहे हैं। रात में भी वो उस बारे में विवेक से बात करना चाहती थी, लेकिन वो सोया था तो बोल नहीं पाई।
सोचा कि अब सुबह ही बात कर लेगी, लेकिन सुबह तो उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। शरीर आग की तरह तप रहा था। विवेक, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? महिमा, इधर तो आओ, देखो विवेक को तेज बुखार है। मुक्ता ने आवाज लगाई। क्या हुआ दी? जीजू को बुखार है। विवेक के सिर को छूते हुए महिमा घबरा गई। सिर तो आग की तरह तप रहा है, मैं अभी थर्मामीटर लेकर आती हूँ। देखा तो 1.4 डिग्री बुखार था। दी, बुखार तो बहुत ज्यादा है, आप जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, तब तक मैं ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ इनके सिर पर। कहकर वो फ्रिज से बर्फ वाला पानी ले आई, लेकिन बुखार अभी भी कम नहीं हो रहा था। दी, डॉक्टर को फिर से फोन लगाओ ना, कब आएंगे? महिमा विवेक के बढ़ते बुखार से परेशान थी, मगर मुक्ता इस बात से ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसकी खराब तबीयत की वजह से उसका मुंबई जाना कैंसिल ना हो जाए। फिर क्या कहेगी वो अपने बॉस से? कब से वो अपने तबादले के लिए कोशिश में थी और आज जब हुआ तो जाने ये लफड़ा कहाँ से आ गया। सोचकर ही उसका मन क्षुब्ध हो उठा। देखने के बाद डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर कल तक बुखार नहीं उतरता है तो कुछ टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन आज 2 दिन हो चुके थे और विवेक का बुखार जस का तस था। महिमा को इस बात का डर था कि कहीं विवेक को डेंगू या मलेरिया ना हो गया हो, क्योंकि बारिश के मौसम में इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जांच से पता चला कि विवेक को चिकनगुनिया हुआ है और प्लेटलेट काउंट भी कम है। दी, अब क्या होगा? जीजू ठीक तो हो जाएंगे ना दी? बोलते हुए महिमा का गला रूठ गया। हमेशा हंसने बोलने वाला और सबको खुश रखने वाला विवेक को बेड पर बीमार पड़े देख महिमा को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जीजू कोई बच्चे नहीं है। तबीयत खराब है तो ठीक भी हो जाएगी, इसमें क्या है? मुक्ता ने कहा तो महिमा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल अंदर से विवेक को देख देख कर रो रहा था। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है महू की, अब मैं अपने बॉस से क्या कहूँगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा मुझे। देख, तू संभाल लेना, एकदम दृढ़ता से मुक्ता बोली। तो तुम्हें जीजू की सेहत से ज्यादा अपनी नौकरी की पड़ी है दी। कभी महिमा ने अपनी बहन से मुंह उठाकर बात नहीं की थी, लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। कैसी हैं आप? यहाँ जीजू का बुखार उतरा नहीं और आपको मुंबई जाने की पड़ी है। विवेक तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर वो अस्तब्ध था मुक्ता के ऐसे व्यवहार से। लेकिन ये कौन सी नई बात है? कभी मुक्ता ने अपने पति की फिक्र की है जो आज करेगी? चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो या वो बुखार से तड़प ही क्यों ना रहा हो, मुक्ता को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती थी। बहुत होता तो ऑफिस जाने के पहले उसके सिरहाने दवा और पानी रख जाती और कहती, खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन यही विवेक मुक्ता की जरा सी भी तबीयत खराब होने पर अपना सारा कामकाज छोड़ छाड़ कर उसके सिरहाने बैठा रहता था, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती थी। अपने मन में ही सोच विवेक अंदर ही अंदर कुहक उठा, लेकिन क्या फायदा बोलने का जब सामने वाले को बात समझ ही न आए तो। इसीलिए इशारों से उसने महिमा को चुप रहने को कहा, क्योंकि वो बेवजह घर में क्लेश नहीं चाहता था। जानता है इस बात को लेकर मुक्ता बाद में उसका जीना हराम कर देगी। देखो विवेक, तबीयत तुम्हारी ऐसी ही नहीं रहने वाली, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे तुम, और फिर महिमा तो है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लेकिन अगर मैं मुंबई नहीं गई ना तो इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से चला जाएगा। जानते हो
अगले साल मेरा प्रमोशन ड्यू है। दी पागल हो गई हो आप? यहाँ आपका पति बीमार है और आपको अपने प्रमोशन की पड़ी है। जीजू से बढ़कर आपकी नौकरी क्या है दी? नहीं जा पाओगी मुंबई तो क्या हो जाएगा? नहीं दी, ऐसा मत करो प्लीज। मगर मुक्ता ने किसी की एक नहीं सुनी और मुंबई चली गई। मन ही मन विवेक रो पड़ा। उसके दिल की हालत महिमा भी समझ रही थी, पर क्या कहती, वो भी तो उसकी बहन थी। लेकिन कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, सोचकर वो हैरान थी। कितना रोका उसने, हाथ पैर भी जोड़े, पर मुक्ता नहीं मानी और चली गई। 5 दिन के बाद भी विवेक की तबीयत में कोई खास फर्क नहीं आया था। अभी बुखार कभी 102 डिग्री तो कभी 105 डिग्री पर चला जाता था। ऊपर से हाथ पैर की हड्डियों में भयंकर दर्द के कारण वो कराह उठता। सुबह के समय दर्द ज्यादा महसूस होता था, लेकिन महिमा दिन रात एक कर विवेक की सेवा में लगी रही। दवा और महिमा की सेवा के कारण धीरे धीरे विवेक की तबीयत में कुछ सुधार होने लगा, लेकिन शरीर की कमजोरी अभी भी बनी हुई थी। ज्यादा चलता फिरता तो थक जाता था, लेकिन महिमा के वक्त वक्त पर जूस फल वगैरह देते रहने से उसकी वो कमजोरी भी गायब हो गई और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। विवेक की तबीयत खराब होने की वजह से उसका कॉलेज जाना भी रुक गया था और इस बात का विवेक को भी बहुत बुरा लग रहा था। बस बस मेरी प्यारी साली साहिबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त भी। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ अब आप अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाएं। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं, मैंने कहा ना कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल से मैं भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। किचन का काम अपने हाथों में लेते हुए विवेक बोला। कहती रही महिमा कि अभी वो कमजोर हैं तो उन्हें अभी आराम की जरूरत है, मगर विवेक ने उसकी एक न सुनी और घर के कामों में लग गया। वैसे तुम्हारी वो दोस्त बड़ी प्यारी है, क्या नाम है उसका? सब्जियां काटते काटते विवेक रुक गया। हाँ याद आया, पूर्णिमा नाम है उसका। पूर्णिमा ही नाम है उसका। क्यों जीजू, बड़ा नाम जाना जा रहा है उस लड़की का। इरादा क्या है जनाब का? वकील है मैडम, लगा देंगी आईपीसी 354, फिर पता चलेगा। समझे मेरे प्यारे जीजू? झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए महिमा बोली तो विवेक कहने लगा कि वो तो बस यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, यूं ही पूछ रहे थे? दी को फोन लगाऊं क्या? अरे नहीं, माफ कर दो, अपना कान पकड़ते हुए विवेक बोला तो महिमा को हंसी आ गई। तभी कॉल बेल की आवाज से दोनों उस बातों से हटकर इधर देखने लगे। अभी कौन आ गया होगा, लेकिन जब दरवाजे पर मुक्ता को खड़ा देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। महिमा, कौन आया है? पेपर वाला आया है तो कहना कल आए। विवेक बोल ही रहा था कि सामने मुक्ता आकर खड़ी हो गई। सामान सहित मुक्ता को देखा तो विवेक भी हैरान रह गया। मुक्ता तुम? विवेक, मुझे माफ कर दो, मैं अपने स्वार्थ में ये भी भूल गई कि तुम बीमार हो। मैंने बोल दिया कि मुझे मुंबई नहीं जाना, यहाँ पर ही फिर से मेरा तबादला करवा दे, वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगी। बोलकर वो सिसक पड़ी। अब रोना धोना बंद करो और सुनो, मैं जा रही हूँ कॉलेज, अंदर से दरवाजा बंद कर लो। चुटकी लेते हुए महिमा बोलकर कॉलेज के लिए निकल गए। वो बहुत खुश थी कि उसकी दी वापस आ गई है और फिर सब कुछ पहले की तरह हो गया है। पहले की तरह तीनों हर छुट्टी की शाम रंगीनियों का मजा लेने लगे, मौज मस्ती होने लगी। लेकिन एक दिन फिर एक मुसीबत विवेक के सिर पर आ पड़ी। विवेक की गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसके खिलाफ पुलिस ने केस कर दिया। अब क्या होगा मोहू, मेरा तो दिल घबरा रहा है।
कांपते स्वर में मुक्ता बोली। अपने पति को लॉकअप में देख उसकी तो जान ही निकली जा रही थी। कुछ नहीं होगा, आप शांत रहो, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसका, बस उसके सिर पर थोड़ी सी चोटें आई है और उसका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो बंदा ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलती उस बंदे की थी, जीजू की नहीं। गलत साइड से वो अपनी गाड़ी हाँक रहा था, जीजू नहीं। लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़ा है कि जीजू को सजा दिलवाकर ही रहेगा। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ कहकर महिमा ने अपनी दोस्त पूर्णिमा, जो कि वकील है, उसे फोन लगाया और सारी बात बताई। तो वो कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी रॉन्ग साइड से आ रहा था, बस ये बात उसके मुंह से निकलवानी है, फिर वो खुद ब खुद अपना केस वापस ले लेगा। महिमा ने जब उस आदमी से बात की और प्यार से समझाया कि कुछ पैसे ले देकर मामला यही खत्म कर दे, तो वो अकड़कर कहने लगा कि नहीं, वो अपना केस वापस नहीं लेगा, बल्कि इन गाड़ी वाले लोगों को सबक सिखाएगा जो अपने आप को सेठ समझने लगे हैं। बताएगा कि हम गरीब भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो कोई भी कुचल कर चला जाए। बहुत बोल चुके समझे, प्यार से समझा रही हूँ तो बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे। उसकी फालतू की बकवास सुनकर महिमा ने दहाड़ा तो वो एकदम से सकपका गया। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है? सब जानती हूँ कि गलती उस इंसान की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। गलत तरीके से तुम साइकिल चला रहे थे और हाईवे कोई साइकिल चलाने की जगह है। देखो, सही से समझा रही हूँ कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अगर ये साबित हो गया ना कि तुम गलत साइकिल चला रहे थे तो सजा उसे नहीं तुम्हें होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सो अलग, पता है ना, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो पता तो चल ही जाएगा कि गलत कौन है, फिर समझते रहना। महिमा के इतना कहते ही उसके तो पसीने छूट गए, क्योंकि गलत तो वही था, वही रॉन्ग साइड से अपनी साइकिल चलाकर आ रहा था। तुरंत जाकर उसने अपनी शिकायत वापस ले ली, ये बोलकर कि उसे कोई केस फेस नहीं करना, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। दी, पता है आपको, उस इंसान को समझाने में मुझे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, और ये सब हुआ मेरी दोस्त पूर्णिमा की वजह से। बोलते हुए उसने विवेक की तरफ देखा तो मुस्कुराकर वो पीछे मुड़ गया। मुक्ता मन ही मन अपनी बहन की शुक्रगुजार हो रही थी कि उसके कारण ही विवेक बच पाया। एक बार नहीं बल्कि दो बार उसने विवेक की जान बचाई है। जीजू, अब कंजूसी से काम नहीं चलेगा, आपको हमें एक बड़ी पार्टी देनी होगी। तो विवेक ने उसकी बात मान ली। अहमदाबाद के रेडिसन ब्लू होटल में विवेक ने एक पार्टी रखी जिसमें उसका दोस्त निहाल भी आया था। जीजू, पार्टी तो बहुत मज़ेदार रही, पर वो लड़का कौन था? घर लौटते समय जब महिमा ने पूछा तो मुक्ता और विवेक दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अरे, हंस क्यों रहे हो आप दोनों? बताओ तो कौन था वो स्मार्ट सा लड़का? आपके साथ काम करता है क्या? महिमा ये जानने को बेताब थी कि आखिर वो लड़का था कौन और मिलने पर क्यों वो उसे ही निहारे जा रहा था। क्यों, क्या पसंद आ गया था तुझे? बोल तो बात चलाओ। मुक्ता ने प्यार की झिड़की देते हुए पूछा तो वो शर्मा गई। उस संडे सुबह सुबह मुक्ता और विवेक के कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनकर महिमा भी वहां पहुंच गई और कहने लगी कि क्या बातें हो रही है। यही कि इस मुसीबत को अब इस घर से निकालना होगा। मुसीबत कौन? मैं?
अब मैं मुसीबत हो गई आप दोनों के लिए। जाओ जीजू, मैं आपसे बात नहीं करती। और दीदी, आप भी बहुत बुरी हो। रूठने का नाटक करते हुए महिमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अरे पगली, विवेक के कहने का मतलब था कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन पहले ये बता कि वो लड़का तुझे कैसा लगा। तो महिमा शर्मा कर उधर देखने लगी। शर्माने से काम नहीं चलेगा, बताओ कि वो लड़का तुम्हें कैसा लगा। पापा और भैया को लड़के की फोटो भेज दी गई है, बस अब तुम्हारे हाँ की देर है। लेकिन शर्माते हुए महिमा ये बोलकर वहां से भाग गई कि उसे नहीं पता, इसका मतलब इसे भी वो लड़का पसंद है। हंसते हुए विवेक कहने लगा, जानती हो मुक्ता, जब निहाल ने पहली बार महिमा को देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। लड़का अच्छा है, नौकरी भी हाई क्लास है, और सबसे बड़ी बात की निहाल की नौकरी भी यहीं अहमदाबाद में ही है, तो दोनों बहनें आसपास रह सकती हो। उसकी बात पर मुक्ता ने भी हंसते हुए सहमति जताई। उस रोज राजपथ क्लब में जब पहली बार निहाल ने महिमा को देखा था तभी उसे वो पसंद आ गई थी। महिमा का छरछरा बदन, सोने जैसा दमकता रंग, बड़ी बड़ी घनी पलकों से ढकी गहरी काली आंखें, घने काले काले बाल और गुलाबी अधरों पर छलकती मोहक मुस्कान देखकर वो महिमा का दीवाना हो गया था और सोच लिया था कि अब वही उसकी दुल्हन बनेगी। निहाल विवेक के साथ उसके ही ऑफिस में काम करता है और दोनों पहले से ही दोस्त हैं। कई बार वो महिमा को देख चुका है पार्टी वगैरह में, पर महिमा उससे पहली बार मिली थी। उसे भी निहाल पहली नजर में ही भा गया था। विवेक ने तो पहले ही सोच लिया था कि महिमा के लिए वो सिर्फ लड़का ही नहीं ढूंढेगा, बल्कि एक भाई की तरह उसे विदा भी करेगा। लोग अक्सर जीजा साली के रिश्तों को गलत नजरों से देखते हैं, लेकिन महिमा और विवेक का रिश्ता एक पवित्र बंधन में बंधा था, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।